हेलो एवरीवन। ये जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, इसमें आपको ये पहले बता दूं कि दो नंबर के जितने भी क्वेश्चंस है ये आपको पुराने पेपर्स में से करना है। मैं यहाँ सिर्फ मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ। इसमें जो है आपको सबसे पहले तो जो ऑल सिस्टम्स है, सिस्टम के पार्ट्स जो है वो आपको करने होंगे। जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर जो ऑर्गन्स आते हैं, ऑर्गन्स के नाम क्या होते हैं वो सब बताने हैं। 12 जो सिस्टम्स होते हैं अपने, ठीक है, इन सारे सिस्टम में आपके अंदर के ऑर्गन्स और ऑर्गन्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। इन सिस्टम में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इधर पूछे गए हैं। उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, इसमें से बड़े बड़े क्वेश्चन भी आए हैं 15 नंबर से लेके 10-10 नंबर के। जो ऑल पार्ट्स हैं, मैं इसी की बात कर रहा था कि सिस्टम्स के कम से कम आपको पार्ट्स तो याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ब्लड कंपोजिशन, उसके फंक्शन विद नॉर्मल रेंज। ब्लड कंपोजिशन में जैसे क्या होता है कि आपको फॉर्मेशन भी याद होना चाहिए, जैसे कि आप ब्लड सेल्स का बनना, इरेथ्रोपोइसिस, इरेथ्रोपोइसिस, इरेथ्रो मतलब ब्लड और पोइसिस मतलब बनने की प्रोसेस। इसी प्रकार ब्लड के बनने की प्रोसेस भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ह्यूमन सेल्स, उसमें लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर बॉडी और राइबोसोम भी आपको याद करने हैं, ठीक है। डायग्राम तो आपको याद रहना चाहिए। सारे जितने भी सिस्टम्स हैं उनके डायग्राम आपको कंपलसरी याद करने हैं। सीएनएस भी आप पढ़ सकते हैं। सीएनएस में जो ब्रेन और सेरिब्रम है वो तो आपको करना ही है। बोन्स में आपको लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, अपर लिम, लोअर लिम और जॉइंट्स के टाइप्स याद करने हैं। आप अगर मसल्स याद कर रहे हैं तो टंग्स की मसल्स और फेस की मसल्स भी याद कर सकते हैं। टंग और फेस की मसल्स आप याद कर सकते हैं, 2 नंबर के शॉर्ट नोट में आ सकता है। और उसके बाद जो है रेस्पिरेटरी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने टिक कर रखा है वो डबल स्टार, जहाँ स्टार लगा रखा है मतलब बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। मेल को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इतना, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ऑर्गन्स में स्टमक, लीवर, किडनी। स्टमक तो आ चुका है, तो मेरे ख्याल से लीवर और किडनी अब आ सकता है। यूरिनरी ब्लैडर और लंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेस्पिरेटरी बहुत ज़्यादा बार पूछ सका है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं आएगा तो लंग्स तो आ जाएगा। उसके बाद जो गैस्ट्रिक जूस और बाइल है और डब्ल्यूबीसी का डायग्राम ये भी आपको करने हैं। गैस्ट्रिक जूस एक बार आया है, बाइल एक बार। पिट्यूटरी और थायराइड भी आपको याद करना है। पिट्यूटरी तो आया है 2 बार, थायराइड जो है वो एक ही बार पूछा गया है, तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड तो याद करनी है। उसके बावजूद जो है वो जीआईटी ट्रैक, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो है वो आपको याद करना है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे कि माउथ हो गया, माउथ से खाना खाते हैं। उसके बाद इसोफेगस, फिर स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। इस प्रकार सारे आपको बताने हैं। अगर जीआईटी के नाम से आया या डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से आया तो ये आपको बताना है। मतलब मोस्ट जो है आपका डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी आपका मोस्ट है। ये तो आपको 2 सिस्टम छोड़ना ही नहीं है, कोई सा भी एक ऑर्गन इसके अंदर से आ जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो आपको 2 मार्क्स में करने हैं। 2 लाइन बनानी है, मतलब 40 से 50 पेज का 40 से 50 60 वर्ड के लिखने होते हैं। इसमें 2 पॉइंट आपको बनाने हैं। फर्स्ट पॉइंट में जैसे कुछ ऐसा पूछा, पिट्यूटरी के सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के नाम बताओ, तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपको उसके हार्मोन्स के नाम बताने हैं। 4 नाम अगर पूछे गए हैं तो पहले डिटेल बताओ, उसके बाद में उसको नीचे बताना है। इस प्रकार आपका 2 नंबर के क्वेश्चन करो। उसके बाद जो लीवर है, लीवर तो आपको याद करना है, और किडनी भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस पेपर में स्टमक दूसरे क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, तो आप लीवर किडनी पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद जो है आपका लंग्स भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस पेपर में नहीं आया, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स के नाम से वो आ सकता है।
और 2-2 नंबर के क्वेश्चन कैसे करें, और माइक्रोबायोलॉजी के जो पैथोलॉजी सेकंड का जो पुराना मेरा वीडियो है आप देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन को लिखा जाता है और किस किस। अब बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो बायोकेमिस्ट्री में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट बने नहीं है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको पेपर में से करना है। मैं अभी आपको फिर से बता रहा हूँ, 2-2 नंबर के क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, है ना। तो सीरम ग्लूकोज आपको याद करना है टेस्ट में, जीओडी पीओडी, हालांकि ये 2023 में आ चुका है तो अब आने के चांसेस कम है। जीटीडी भी मेरे ख्याल से अब आ चुका है, आप बार बार इसको याद कर रहे हैं तो एक बार आपको नज़र से देखना है। ग्लाइसेड हीमोग्लोबिन 15 नंबर के क्वेश्चन में एक बार पूछ लिया गया है, वो भी लेटेस्ट अभी 23 के पेपर में पूछा गया है। तो आपको यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। एलएफटी, आरएफटी और लिपिड ये तीनों 23 में नहीं पूछे गए हैं, तो आप कृपया ध्यान रखिए कि आपको एलएफटी, आरएफटी और लिपिड प्रोफाइल सबसे आपको पहले ही करनी है और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। 3 स्टार का मतलब 3-3 बार पूछे गए हैं। और आप देख सकते हैं कि रीनल प्रोफाइल है जो 4 बार पूछी गई है, 10 नंबर के साथ साथ 15 नंबर में पूछा गया है। लिपिड प्रोफाइल हमेशा 10 नंबर में आया है। लेकिन अगर 2023 का पेपर आप देखें तो ऐसी कोई भी प्रोफाइल नहीं पूछी गई है, तो हो सकता है कि मेरे अनुसार ये 3 प्रोफाइल में से 2 प्रोफाइल आपको आ जाएगी। एलएफटी और आरएफटी के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट नहीं पूछा गया तो कार्बोहाइड्रेट पे आप फोकस कीजिए। कार्बोहाइड्रेट की आपको डेफिनेशन बतानी है और क्लासिफिकेशन बताना है। क्लासिफिकेशन तो आपको इसलिए ज़्यादा करना है क्योंकि 2-2 नंबर के क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो क्लासिफिकेशन पूछा गया है। प्रोटीन में आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है और डीनेचर और प्रोटीन कैसा होता है वो देखना है। एंजाइम की डेफिनेशन, एंजाइम कौन कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन और इनिबिशन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है और यही आने के अभी चांसेस मुझे लग रहे हैं। अभी जो आएगा नेक्स्ट एग्जाम में एंजाइम इनिबिशन और कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन में से दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, पिछले वाले में एंजाइम आ चुका है, फिर भी मुझे एंजाइम के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। कैलोरीमीटर पूछ लिया गया है, बट कैलोरीमीटर कॉमन है तो कैलोरीमीटर आपको याद करना है। सेंट्रीफ्यूज आप देख के जा सकते हैं, बट कैलोरीमीटर तो आपको याद करके जाना है। रेडियो आइसोटोप अभी तक नहीं पूछे हैं, फिर भी एक नज़र में आप देख लेना है रेडियो आइसोटोप क्या होते हैं और किस किस जगह पे काम आते हैं। मतलब आपको एप्लीकेशन देखने हैं, उसकी जो एप्लीकेशंस है वो आपको देखना है। ठीक है, ऐसा यूनिट आप देख लीजिए। विटामिन में आपको सिर्फ विटामिन ए और डी और बी कॉम्प्लेक्स ये 3 विटामिन देखने हैं। हालांकि एक ही बार आया है, लेकिन आप विटामिन पढ़ के जाइए क्योंकि 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। हालांकि आपके कॉलेज वाले अच्छे नंबर देते हैं, 80, 85 या 75 नंबर देते हो, 20-25 नंबर में आप सब पास हो सकते हैं। ठीक है, यूरिन के टेस्ट में आप याद करके जाइए ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन बॉडी और बिलिरुबिन। यूरिन आपको इसलिए भी याद करना है क्योंकि यूरिन के साथ साथ आपको हेमेटोलॉजी में वो हेल्प करेगा, तो आपको इतना कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो एलएफटी, आरएफटी और लिपिड पे ध्यान दीजिए, एंजाइम्स पे और कैलोरीमीटर पे ध्यान दीजिए, और गोट पोट तो आपको छोड़ना नहीं है। हालांकि आ गई है फिर भी आप ध्यान दीजिए। मेरे को लगता है हो सकता है जीटीटी या प्रोटीन का कोई सा टेस्ट आ जाए। सीरम प्रोटीन का भी एक टेस्ट आप याद करके चले जाना, है ना। तो आपके टेस्ट कौन से हो गए, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, प्रोटीन और ग्लूकोज, ये 4 टेस्ट आपको याद करने हैं। एलएफटी, आरएफटी और लिपिड याद कर लीजिए। ठीक है, इधर से अगर आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा तो सिर्फ एंजाइम आप याद करके चलिए। तो आप 5-6 टॉपिक भी याद करके जाएंगे तो बहुत ईजिली आप इसको कर लेंगे। आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन वही करने हैं जो आपको पेपर में आए हैं। पैथोलॉजी फर्स्ट की बात कीजिए तो पैथोलॉजी फर्स्ट में आपके 4 सब्जेक्ट है। हेमेटोलॉजी जिसमें ब्लड की जानकारी देनी है, क्लिनिकल पैथोलॉजी जिसमें जितने भी टेस्ट होते हैं यूरिन, सीमन, स्टूल उसके बारे में, और ब्लड बैंक जहाँ पे ब्लड बैंक में जो बैग्स बनाए जाते हैं उनके बारे में, और पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट के बारे में। पैरासाइटोलॉजी सिर्फ 2 बार पूछी गई है तो उस पर ध्यान देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आप मलेरिया पैरासाइट कर सकते हैं अगर किसी को याद करना है तो। बाकी आ गया तो वो आपकी किस्मत। जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है आपके इसमें वो है ब्लड बैंक। मतलब आप इन 4 सब्जेक्ट में से सिर्फ ब्लड बैंक भी याद करके जाएंगे तो आप पास हैं। मैंने इस बार जो आपका पैथोलॉजी सेकेंड और फर्स्ट का बनाया है उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज बता दिया। हेमेटोलॉजी में सब ब्लड पूछा गया है, ब्लड को 3 बार पूछा गया है, तो आप फॉर्मेशन याद कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वही आपका इरेथ्रोपोइसिस, ब्लड के बनने की प्रोसेस, हीमोपोइसिस। उसके बाद आप कंपोजिशन याद कर लीजिए जो कि आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी याद करना है। फॉर्मेशन, कंपोजिशन एंड फंक्शन।
ये तीन अगर साथ में आए हैं तो मतलब आपको ब्लड का फॉर्मेशन और इसका कंपोजिशन पूछा गया है। कंपोनेंट अगर आता है तो कंपोनेंट इधर है ब्लड कंपोनेंट, जो कि ब्लड बैंक का है, जिसमें आपको आरसीसी, रेड सेल कंसंट्रेशन, एफएफपी फ्रेश फ्लोजन प्लाज्मा, पीसी प्लेटलेट कंसंट्रेशन और क्रायोप्रेसिपिटेट, है ना, ये चार के बारे में बताना है। अगर क्रायोप्रेसिपिटेट के बारे में आपको नहीं बताना तो आपको कम से कम आरसीसी के बारे में बताना है कि आरसीसी रेड ब्लड सेल्स होता है, यह सीपीडी और सीपीडीए के साथ 30 दिन और 42 डेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कितने टेम्परेचर पर रखते हैं आपको ये बता सकते हो। तो आप सिर्फ इसमें ये बताइए ये क्या होता है, मतलब आप इसका इंट्रोडक्शन दीजिए, डेफिनेशन बताइए, इसकी इंट्रोडक्शन दीजिए, इंट्रोडक्शन के बाद इसका स्टोरेज बताइए कि कहाँ से कितने टाइम के लिए कितना स्टोरेज कर सकते हैं, कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद में किस किस बीमारियों में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो है इसका ये आप बता सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये बताना है। सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो ब्लड बैंक, आपको क्रॉस मैच पूछा गया है, कोम्स टेस्ट पूछा गया है, डोनर स्क्रीनिंग पूछा गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड कंपोनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो ब्लड बैंक में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। वही मैं बता दूंगा कि नेक्स्ट पेपर में अभी क्या पूछा गया है। सीएसएफ एक बार पूछा गया है और सीमन एक बार पूछा गया है। तो आप यहाँ पे सिर्फ देख सकते हैं कि एक बार पढ़ना है, आपको जो सबसे ज़्यादा पढ़ना है वो यूरिन, ठीक है। और आप अगर हेमेटोलॉजी में देखें तो एनीमिया भी बहुत बार पूछा गया है, बोन मैरो सिर्फ एक ही बार पूछा गया है। रोमानोवस्की स्टेन में लिशमन स्टेन को पूछा गया है। रोमानोवस्की स्टेन जो 4 प्रकार की स्टेन होती है वो पूछा गया है। और बीटी सीटी पीटी भी बहुत बार पूछा गया है। एंटीकोगुलेंट सिर्फ एक बार पूछा गया है और ईएसआर 2 बार पूछा गया है, ठीक है। अब प्रीवियस पेपर अगर अपन देखें तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आ चुकी है, ठीक है। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आ चुकी है। इसके बाद में आपका एनीमिया भी आ चुका है। एनीमिया आने के बाद भी आपका जो है कुम्स टेस्ट भी आ चुका है। तो क्रॉस मैच पे आप जा सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन और डोनर स्क्रीनिंग, कुम्स टेस्ट और क्रॉस मैच आप पढ़ के जाइए, क्योंकि ये तो आपके पॉसिबिलिटी है कि आएगा। आपका जो दूसरा है भैया, आपका यूरिन नहीं आया है तो आप यूरिन पर फोकस करके जाना, क्योंकि यूरिन आपका 23 में नहीं आया है तो यूरिन का कोई ना कोई सा टेस्ट आपको आ जाएगा। ये दो भी आप सिर्फ जानकारी के तौर पे ले जाइए, क्योंकि 10 नंबर में पूछे गए हैं, कभी बड़े क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, बड़े क्वेश्चन में यूरिन पूछा गया है। हालांकि ब्लड बैंक सबसे ज़्यादा आया है पिछली बार के पेपर में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ब्लड का फॉर्मेशन, कंपोजिशन, फंक्शन 15 नंबर में आ सकता है। एनीमिया भी आ सकता है। बोन मैरो का आप छोड़ सकते हैं। लिशमन स्टेन आपको याद करके जाना है। बीटी सीटी पीटी और क्रायोप्रेसिपिटेट एंटीकोगुलेंट भी आपको याद करना है, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ अभी ब्लड बैंक आपको सबसे ज़्यादा याद करके जाना है। इस बार यूरिन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ब्लड फॉर्मेशन कंपोजिशन आएगा। उसके बाद एनीमिया का अपन चांसेस 10 नंबर में रख सकते हैं। बीटी सीटी बीटी में एक और एक टेस्ट आ जाएगा। ईएसआर भी आ सकता है, ईएसआर कंपलसरी है। तो आप सिर्फ इतना सा याद करके, सेकेंड में आपको क्या है, जो 4 सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजी, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी। तो आपका क्या है कि जो विडाल है, विडाल टेस्ट, आरए टेस्ट, वीडीआरएल टेस्ट और एलाइजा टेस्ट, ये आपको कंपलसरी अभी कर लेना। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके प्रीवियस पेपर 2021 का जो पेपर 23 का जो पेपर आया उसमें ये बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है। हिस्टोलॉजी में से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो मेरे चांसेस है कि मे बी ये 4 पे ले सकते हैं। अब इसके अलावा जो आपको माइक्रो में याद करना है वो आपको करना है कि बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर देख लीजिए, बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व देख लीजिए, है ना। ये 2 चीज़ आपको देखनी है, बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया की ग्रोथ कर्व। उसके बाद जो आपको देखना है तो ग्राम स्टेन पहले आ चुकी है। तो ग्राम स्टेनिंग तो वैसे याद करके रखिए, हमेशा काम आएगी, आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी काम आएगी। एसिड फास्ट और याद कर लेना, एसिड फास्ट स्टेनिंग और याद कर लेना। उसके बाद आपको ऐसा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप स्टेलाइजेशन है जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। अब 15 नंबर के क्वेश्चन में मुझे अब लगता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आने वाली है।
अब इस रिएक्शन में क्या पढ़े, तो आप रिएक्शन पहले अच्छे से देख लीजिए ना। इसमें डेफिनेशन, इसके टाइप्स और इसका थोड़ा इंट्रो देने के बाद एक प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन, ये दो रिएक्शन आप याद कर लेना विथ एप्लीकेशन। ठीक है, आपको हिस्टो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सब याद करके ही जाना है, क्योंकि हिस्टो में से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो हिस्टो में टिश्यू प्रोसेसिंग आ चुकी है। अब आपको जो पढ़ना है फिक्सेशन, क्योंकि अब ये आ सकता है 15 नंबर के क्वेश्चन में। माइक्रोटोम जो कि अभी नहीं पूछा गया था, तो अब आ सकता है। उसके बाद टिश्यू प्रोसेसिंग हो गई, एफएनएसी भी हो गई। अब आप पढ़ लीजिए पेप और H&E का वीडियो आपको नीचे एक लिंक में मिल जाएगा, मतलब जो भी मेरे वीडियो के चैनल है उसमें आपको H&E बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और भी मैं अभी वीडियो आपको ला दूंगा जो आपके शॉर्ट्स में बहुत अच्छे आने वाले हैं, है ना। तो फिक्सेटिव, माइक्रोटोम और ये करना है। टिश्यू प्रोसेसिंग आ गई है, फिर भी आप इसलिए याद कर लीजिए क्योंकि बड़े क्वेश्चन में सिर्फ ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिक्सेशन, माइक्रोटोम, पेप, H&E और टिश्यू प्रोसेसिंग। ठीक है, इसके अलावा जो हिस्टोलॉजी की स्टेप्स है, कौन सी स्टेप कि भैया सेक्शन में आता है, फिर कट किया जाता है, कट करने के बाद में उसको फिक्सेशन किया जाता है, फिक्सेशन के बाद उसकी टिश्यू प्रोसेसिंग की जाती है, डीकैल्सिफिकेशन किया जाता है, एम्बेडिंग की जाती है, कटिंग करने के बाद उसकी स्लाइड बनाते हैं और स्टेनिंग की जाती है। तो इसकी जो स्टेप्स है वो भी याद कर लेना। सारे पेपर्स में मैंने लेब सेफ्टी एसआरडी नहीं बताया है, वो इसलिए क्योंकि वो कॉमन है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आप पेपर्स में से देख लेना। और मेरा एक वीडियो है प्रीवियस ईयर का, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी के मैंने जो इम्पोर्टेंट 2-2 वाले जो क्वेश्चंस है उनको हल करके बताया, कुछ के आंसर उसी में है, तो प्लीज़ आप वो देख लेना। इसके बाद में आपके ये एग्ज़ाम होने के बाद में गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनके पेपर्स आपको डालने वाला हूँ। तो आप इस एग्ज़ाम के बाद ग्रुप 5 की एग्ज़ाम और जो बाकी एग्ज़ाम आती है एम्स की और रेलवे की, उसके बाद में ईएसआईस की, ये एग्ज़ाम हमेशा 2-2, 3-3 साल में आती रहती है। तो आपके प्रीवियस पेपर में आप डाल दूंगा, तो आप इजीली आप पेपर सोल्व कीजिए। पेपर खुद सोल्व करना है आपको। सबसे पहले इस एग्ज़ाम में ये ध्यान रखना है जो आ चुके हैं उसको अच्छे से पहले कंप्लीट कर लें, उसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको अच्छे से करें। डायग्राम के पूरे नंबर मिलते हैं तो डायग्राम पे आप बिल्कुल फोकस कीजिए। ठीक है, पैथोलॉजी में मैं यही बोलूँगा कि ये 4 टेस्ट तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जहाँ तक मुझे लगता है इन 4 में से 1 या 2 आने वाला है। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर का लग रहा है मुझे, और स्टेनिंग का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो मुझे लग रहा है कि ये आने ही वाला है। इधर से फिक्सेशन और माइक्रोटोम का ज़्यादा लगता है मुझे, क्योंकि ये 2 तो आ चुके हैं। H&E आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम के लिए।